हम बात कर रहे हैं IEEE 802 स्पेसिफिकेशन फैमिली की। इसे हम समझेंगे कि ISM फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, फ्री स्पेस लॉस कितना है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी कितनी है। कंपेयर करेंगे फिजिकल और मैक लेयर देख के अलग अलग वायरलेस टेक्नोलॉजी को। फिर मैक और IP एड्रेसिंग इश्यूज देखेंगे। इसमें IEEE 802 वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑप्शंस में आपके पास क्या क्या है। पहला है 802.15.1, इसे हम बोलते हैं वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन है ये। इसको हम नॉर्मली ब्लूटूथ के नाम से जानते हैं। फिर आता है 802.15.4, ये है जिग्बी। ये है लो रेट पैन, वायरलेस पैन, लो रेट है ये। और इसके स्पीड वगैरह के सबके बारे में बात करेंगे। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस लैन, डब्ल्यू लैन, ये है 802.11, जिसे हम वाईफाई के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं। फिर वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क IEEE 802.16, जिसे हम कहते हैं वाईमैक्स। 802.11 काफी हम लोग जानते हैं क्योंकि ये वाईफाई हम सबके घर में है आजकल। तो ये IEEE 802 का स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क है। इसमें आप देखिए 802 में 802.1 है, 2 है, 3 है, ऐसे 802.1 ये 2 हो गया, 3 और ये 5 है, ये 11 है अलग अलग। तो 11 में आप देखिए 11 में A है, B है, G है, अब N भी है। तो क्या क्या चीज हो रही है, किस तरीके से इसमें CSMA CD होता है या CSMA CA होता है, टोकन रिंग अपनाया जाता है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो CSMA CD, अगर आप इथरनेट के बारे में बात करें, यानी आप वायर्ड लैन के बारे में बात करें, एक लैन जो वायर्ड है, जहां पर वायरलेस नहीं है, वायर्ड है, जिसे हम इथरनेट भी कहते हैं, तो 802.3 है इसमें। इसमें CSMA CD यूज होता है, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। जो लैंड स्टेशन है ये कंपीट करते हैं एक्सेस करने के लिए शेयर्ड मीडियम, यानी वायर्ड नेटवर्क होता है। अगर बाई चांस कोलिजन डिटेक्ट होता भी है तो ट्रांसमिटिंग स्टेशन स्टॉप कर देते हैं अपना ट्रांसमिशन और फिर रैंडम टाइम के लिए वेट करके फिर वो दोबारा सेंस करते हैं और फिर वो भेजते हैं। अगर हम CSMA CA पे आए, वायरलेस लैन में जो होता है, वायरलेस लैन में हमारा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन अवॉइडेंस है। ध्यान दीजिएगा, कोलिजन अवॉइडेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम 802.11 पे आ गए हैं, जिसे हम वाईफाई कह रहे हैं। तो जिस तरीके से वायर्ड लैन में होता है कि वो कोलिजन डिटेक्ट कर पाते हैं, वायरलेस लैन में ऐसा नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कोलिजन अवॉइडेंस है, डिटेक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब हम 802.11 की बात करें तो जो ओरिजिनल फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन था 802.11 का, FHSS और DSSS, जैसे FHSS यानी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, DSSS डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये ISM बैंड जो होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, बस थोड़ा देखते रहिए यहीं पे, अभी आगे आएगा। तो ये आउटडेटेड है, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। डेटा रेट इसकी बताई गई थी 1 से 2 मेगाबिट पर सेकेंड। इसके अलावा 802.11b ये इंप्लीमेंट किया गया DSSS द्वारा, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जैसे 802.11 में है, लेकिन इसकी डेटा रेट 1 से लेकर 11 मेगाबिट तक। अच्छा है ये। और ऑटोमेटिक फॉलबैक है, अगर कम स्पीड आती है तो ये ऑटोमेटिक फॉलबैक कर जाता है। दूसरा ये है कि अपडेट हो रहा है ये 802.11b, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप B के आगे G N ये सब देख रहे हैं। अब हम बात करें 802.11a, ये ऑपरेट करता है 5.8 गीगाहर्ट्ज में। इसमें जो सिग्नल फॉर्मेट है वो है OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और डेटा रेट बड़ा जबरदस्त है, 6 से लेकर 54 मेगाबिट पर सेकेंड। इसके बारे में बात करेंगे। 802.11 ये काम करता है 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पे, यूरोप में नहीं होता है ये यूज। फिर 802.11g A B G N की बात करेंगे तो A आपने देख लिया, B देख लिया, अब G की बारी है। G एक रिसेंट फिजिकल लेयर, ये सेम बैंड 802.11b पे काम करता है, यानी कि ये भी इसी फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। इसकी भी सिग्नल फॉर्मेट OFDM है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। डेटा रेट इसका 6 से लेकर 54 है, और जैसे मैंने बताया कि ये कोलिजन डिटेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर कोलिजन अवॉइडेंस होता है। अब वायरलेस फिडेलिटी की बात करें, जिसे वाईफाई हम कह रहे हैं, ये देखिए अभी तक इन सबको वाईफाई नहीं कहा गया है। अब वाईफाई क्यों कहते हैं ये समझिएगा। वाईफाई तब होता है जब एक वाईफाई का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वायरलेस इथरनेट कंपैटिबिलिटी अलायंस वेका, ये एड्रेस करती है कंपैटिबिलिटी IEEE की 802.11 इक्विपमेंट है कि नहीं। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि B और G ये वाईफाई के अंडर आते हैं, वाईफाई इनको कहते हैं। इसमें क्या है कि पहले उसको और डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं
कि हम ब्लूटूथ जो है 802.15.1 इसका डेटा रेट आपका वेरिएबल है, भी मैं आपको बताऊंगा कि ब्लूटूथ 1.0 ब्लूटूथ 2.0 की अलग अलग स्पीड है, लेकिन ये पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है। और अगर जिगबी की बात करें तो इसका डेटा रेट कॉमन है, 250 केबी पीएस है इसका, ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। ये लो रेट वायरलेस पैन है जिगबी अलायंस। वाईमैक्स की बात करें तो 100 मेगाबिट पर सेकंड है और इसके फ्रीक्वेंसी बैंड वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि आप आईएसएम में ही यूज करें, ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाता है। तो अब आईएसएम फ्रीक्वेंसी बैंड देख लीजिए, ये है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी कि 900 मेगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.8 गीगाहर्ट्ज। तो ये लो फ्रीक्वेंसी भी है, हाई फ्रीक्वेंसी भी है। जो भी चाहे इसको, इस अपने रेडियो इक्विपमेंट को इस बैंड में यूज कर सकता है, ये फ्रीक्वेंसी बैंड में यूज कर सकता है, लेकिन पावर लिमिट इसकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, पावर लिमिट भी आएगी। तो कोई भी आईएसएम में अगर करता है, अगर वो करता है कि एफएच यूज करता है या डीएसएसएस टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो एफएच में उसका टोटल ट्रांसमिशन पावर 100 मिलीवाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां की डीएसएसएस करता है तो 100 मिलीवाट, यहां पर भी यही है, लेकिन जो पावर डेंसिटी है वो 100 मिलीवाट पर 100 किलोहर्ट्ज, यहाँ पर 10 मिलीवाट पर 1 मेगाहर्ट्ज। तो ये आईएसएम की रिक्वायरमेंट है। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आप यूज करें तो इस पावर से ऊपर नहीं जाएंगे आप। अगर फ्री स्पेस लॉस की बात करें तो क्या फ्री स्पेस लॉस डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे? फ्री स्पेस लॉस में हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी एलिमेंट जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जो एडिशनल लॉस क्रिएट करेगा, और एंटेना गेन को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी। इन दोनों को ना, इसको अकाउंट में ना लेके अगर हम फ्री स्पेस लॉस निकालें तो एल होता है 4πd लैम्डा होल स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ पर एक स्फीयर में हैं, आप स्फीयर में हैं तो यहाँ पर आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? तो आप यहाँ पर एक स्फीयर का सीधा 4πr² होता है फॉर्मूला। तो किसी भी पॉइंट पे होंगे, इस पॉइंट पे अगर ये स्फीयर हो जाएगा तो इस पॉइंट पे आपको 4πr² के हिसाब से मिलेगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर है, L इज इक्वल टू 4πd लैम्डा होल स्क्वायर। अगर डी को आप, लैम्डा को अगर आप c/f लिख दें या c इज इक्वल टू f लैम्डा, तो इसको यहाँ रख दें तो 4πd f/c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फ्री स्पेस लॉस होता है, जहाँ पर d जो है डिस्टेंस है ट्रांसमीटर रिसीवर में, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, f फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट है। और ध्यान दीजिएगा d बहुत ज्यादा बड़ा है लैम्डा से। ओके, तो अगर फ्री स्पेस लॉस के बारे में बात करें तो अगर आप 10 मीटर पे हैं तो जो लॉस आता है इसका आईएसएम बैंड में 900 मेगाहर्ट्ज पे 51.5 डीबी, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे करीबन 60 डीबी और 5.8 गीगाहर्ट्ज पे 67.7 डीबी। तो अगर 100 मीटर पे चले गए, यहाँ पर आप हैं 100 मीटर पे चले गए तो आपका लॉस हो जाएगा करीबन, फ्री स्पेस लॉस बता रहा हूँ मैं आपको, 71.5, 80 और 87.7, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आईएसएम बैंड पे। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क टोपोलॉजी पहले देखते हैं। वायरलेस नेटवर्क का एक फिक्स सेंट्रल एलिमेंट होता है जिसे हम बेस स्टेशन या एक्सेस पॉइंट कहते हैं। आप देखिएगा आपके घर में एक राउटर रखा होगा वाईफाई का, उसे हम बेस स्टेशन या एक्सेस पॉइंट कहते हैं। वो मैनेज करता है नेटवर्क को, जिससे कम्युनिकेशन सारा काम करता है। एडहॉक नेटवर्क का मतलब ये है कि एक वायरलेस नेटवर्क जिसके पास कोई सेंट्रल एलिमेंट नहीं है, यहाँ नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज होती है टाइम के हिसाब से, किसी का यूजर इंटरवेंशन नहीं होता है, इसे फ्लेक्सिबल कहते हैं और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैनेज करने में। अगर हम इसी नेटवर्क टोपोलॉजी को आगे बढ़ाएं तो जो पैन है, वायरलेस पैन यानी कि 802.15.1 ब्लूटूथ, ये एडहॉक है, यानी कि आप डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, जो एलोकेटेड सेंट्रल एलिमेंट है, कोई भी सेंट्रल एलिमेंट बन सकता है इसमें। अगर हम लो रेट पैन की बात करें जिसे हम जिगबी कह रहे हैं, तो 802.1.5.4 ये इसमें भी एडहॉक है, जबकि आपका वाईफाई और वाईमैक्स इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी आपको कुछ सेंटर जरूर मिलेगा। लेकिन वाईफाई में आप वायरलेस लैन जो है 802.11 इसमें एडहॉक भी पॉसिबल है। वायरलेस लैन जो वाईमैक्स है, मेट्रोपॉलिटन मैन है 802.16, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। अब मैंने आपको बताया था कि सीएसएमए है, सीएसएमए सीडी है, क्या है, तो आप देखिए सभी में मोस्टली अगर आप देखें मल्टीप्लेक्सिंग ब्लूटूथ में टीडीएमए है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, जबकि जो ये जिगबी और वाईफाई है इसमें आप सीएसएमए सीए कोलिजन अवॉइडेंस, और इसमें भी कोलिजन अवॉइडेंस है। इसमें जो वाईमैक्स है उसमें टीडीएम है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, डाउनलिंक और अपलिंक दोनों के लिए, और जो टीडीडी और एफडीडी ये है इसमें डुप्लेक्सिंग की तकनीक। अगर मैक्सिमम डेटा रेट की बात करें तो वायरलेस पैन 802.15.1 यानी कि ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं, 1 मेगाबिट पर सेकंड है। मेगाबिट ध्यान दीजिएगा, ये बिट में होता है जो उसकी डेटा रेट जानी जाती है। ब्लूटूथ 1.2 वर्जन जो है उसका 1 मेगाबिट है। ब्लूटूथ अगर 2 की बात करें तो 3, तो आप याद रखिएगा ब्लूटूथ 2 का 3 मेगाबिट पर सेकंड है। इसी तरीके से जिगबी की बात करें तो बहुत कम है, 250 केबी
पर सेकंड। खासतौर पर ZigBee को इसलिए है कि सेंसर बेस्ड हम इसको चीज़ें बनाने चाहते थे कि सेंसर के लिए यूज़ किया, तो उसमें 250 केबी से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती थी और लो पावर रेट हो ताकि सेंसर को कम पावर दिया जा सके। और वाईफाई की बात करें तो 11, अगर आप बी की बात करें और जी की बात करें, ABGN मैंने बोला था आपको, तो बी और जी की बात करें तो बी 11 मेगाबिट पर सेकंड है, जी आपको 54 मेगाबिट पर सेकंड दे रही है, बहुत ही जबरदस्त है। वाईमैक्स तो उससे ऊपर है, 134 मेगाबिट पर सेकंड। अब ये अलग अलग मॉड्यूलेशन है, मुझे नहीं लगता मॉड्यूलेशन में हम ज्यादा जाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए कि कहीं मोस्टली आपको QPSK ही दिख रही है इसमें, लेकिन जो ब्लूटूथ है उसमें गॉसियन FSK। अब एड्रेसिंग देखिए, एक लैन एनवायरनमेंट में, एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को जनरली हम सेपरेट करते हैं 48 बिट ग्लोबल यूनिक मैक एड्रेस से। मैक मीडियम एक्सेस लेयर का जो मैक एड्रेस होता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए एक मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस है आपका, जिसमें 4 बिट है हेक्साडेसिमल नंबर, यानी आपके पास कितने 1 2 3 4 5 6 6 और 8 बिट है, ये 6 8 48 बिट ग्लोबल मैक एड्रेस है ये। जबकि IPv4 में अगर आप देखें तो जो जैसे एग्जांपल है इंटरनेट, वहां पर नोड कैसे लॉजिकली सेपरेटेड है, आईपी एड्रेस के, जो यूनिक आईपी एड्रेस है। इंटरनेट पे आईपी, लैन पे मैक एड्रेस बेस्ड होता है। तो राउटिंग कैसी होगी वायरलेस लैन में? अगर आप बोलेंगे साहब मेरे पास तो वाईफाई है, मेरी राउटिंग कैसे हो रही है? तो राउटिंग जो हो रही है वायरलेस लैन में वो मैक एड्रेस बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा, नेवर आईपी बेस्ड। वायरलेस लैन में यानी कि आपका वाईफाई जो चल रहा है उसमें कहीं भी आईपी एड्रेस यूज नहीं हो रहा है, वहां पर मैक एड्रेस यूज हो रहा है। यानी कि एक राउटर जो इंटीग्रेटेड है किसी एक्सेस पॉइंट में, जो आपका सेंट्रल एक चीज रखी होगी आपके घर में, वो मैपिंग करता है इन दोनों एड्रेस में। जैसे आप वायरलेस लैन पे हैं तो आपका मैक बेस चलेगा, फिर उसके बाद आईपी पे है तो आपका आईपी बेस चलेगा, ये आईपी एड्रेस है। और राउटर क्या करेगा, इसमें बीच में आपकी आईपी से लेकर आपके मैक को कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेशन होगा यहाँ पर। तो एड्रेस लोकेशन की बात करें तो मैक एड्रेसेस ये हर एक हार्डवेयर डिवाइस के साथ एसोसिएट होते हैं। तो आईपी एड्रेस आप अलोकेट कर सकते हैं वायरलेस लैन डिवाइसेस को, या तो परमानेंट बेसिस पे परमानेंट दे दीजिए आईपी एड्रेस, या फिर आप डायनेमिकली भी ले सकते हैं। डायनेमिकली अगर हम किसी एड्रेस पूल से उठाते हैं तो उसे हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP सर्वर आप एक सेपरेट नेटवर्क एलिमेंट हो सकता है या उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एड्रेस मैपिंग में राउटर या एक्सेस पॉइंट के थ्रू। जो रेडियस की बात हो रही है यहाँ पर वो है रिमोट, ये जो रेडियस सर्वर है ना, इसकी मतलब ये है कि रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल-अप यूजर सर्विस है। तो नेटवर्क का एड्रेस ट्रांसलेशन NAT का कैसे होता है? वायरलेस साइड में तो आप जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होगा, डिवाइस होगी, वो हर एक वायरलेस लैन यूजर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसके आईपी एड्रेस के हिसाब से, यानी कि ग्लोबली यूनिक नहीं है, रियूजेबल है ये। और जो इंटरनेट साइड पे है जो नेट डिवाइस, वो आईपी एड्रेस यूज करता है, आईपी एड्रेस यूज करता है। तो यूजर किस तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं? वो आइडेंटिफाई होते हैं अलग अलग TCP UDP पोर्ट नंबर से। ओके, इंटरनेट साइड पे क्लाइंट सर्वर टाइप कम्युनिकेशन है, तो एप्लीकेशन जो है जो सर्वर पे, वो किसी न किसी तरीके से TCP UDP पोर्ट नंबर, जैसे HTTP के लिए आपको क्या है 80 है, और जो क्लाइंट वो उनको पोर्ट नंबर दिया जा सकता है एक बहुत बड़े, अगर कोई लार्ज एड्रेस रेंज है उससे दिया जा सकता है। अब इसको समझिएगा कि नेट का एग्जांपल समझिए कि आप वायरलेस लैन पे आप 2 यूजर है, तो आपका आईपी एड्रेस क्या होगा 10.2.1.57 या 0.58। ओके, ये आपका डायनेमिकली दिया जा रहा है। अब आईपी पे है अगर आप, तो यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पर आप TCP पोर्ट नंबर के हिसाब से ले सकते हैं, और यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस का ट्रांसलेशन हो रहा है, NAT डिवाइस होगा बीच में, ताकि वायरलेस लैन आईपी के साथ आपकी डिवाइस को कनेक्ट कर सके। तो ये हमने कुछ बात की अलग अलग 802 जो स्टैंडर्ड्स हैं या फैमिली है। 4 मेन चीज देखी इसमें, 802.15, 802.15, 0.1 था ब्लूटूथ, 0.4 था आपका ZigBee, फिर हमने देखा 802.11 ये था वाईफाई, उसके बाद हमने देखा 802.16 ये क्या था वाईमैक्स। इनकी अलग अलग बात की हमने, कैसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम यूज करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।